हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th में है और एनसीईआरटी बुक जो कि हमारा सिलेबस है, एमपी बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड वगैरह, जिसके अंतर्गत आपको जीव जगत टॉपिक पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ उस चैप्टर का, यानी कि समझने, इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना इस चैप्टर का मैं बोलूँगा। तो आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए तथा समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है इसके मैं आपको नोट्स उस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बायोलॉजी आखिर क्या है। बायोलॉजी, जिसके अंदर ये चैप्टर आया है हमारा जीव जगत, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी है ना, तो जीव विज्ञान, जीव यानी कि अगर आपको कोई भी परिभाषा बनानी है विज्ञान में, तो उसमें क्या होता है, जो आगे वाला वर्ड होता है जैसे कि जीव होता है, तो इसमें क्या जीवों का अध्ययन किया जा रहा है ना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो ये सिंपल सी बात थी जो कि आपको जानना जरूरी थी, क्योंकि आप क्लास 11th में आए हैं और आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि बायोलॉजी क्या है, तो आप आगे कैसे, क्या परिभाषा ही नहीं पता होगा तो आगे क्या बोलोगे आप कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं जो हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, जिसमें से एक आ जाती है हमारी जंतु विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं परिभाषा जीव, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी। तथा एक होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे बोलते हैं बॉटनी। तो यहाँ पर जीव विज्ञान क्या है, यानी कि मैंने जैसा बोला है, आगे जीव आ गया, विज्ञान आ गया, या जंतु विज्ञान बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। तो जंतु आ गया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर, या बोले तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। तथा वनस्पति विज्ञान किसे बोल सकते हैं हम? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति, या बोले तो पादप, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब हम जीव विज्ञान के जनक कौन है इसके बारे में बात करते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। इसी प्रकार से जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही है, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। लेकिन जो हमारी बॉटनी है, जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, उनके जनक है हमारे थियोफ्रेस्ट। कौन है? थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं 1-1, 2-2 नंबर के, इनमें पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस विज्ञान को शुरू करते हैं। आपने समझ लिया बायोलॉजी क्या है, जी बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, इसके बारे में समझ लिया। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नाम है जीव जगत। तो सजीव क्या है ये पढ़ेंगे। जीव जगत पढ़ रहे तो सजीव क्या है? सजीव क्या है यानी कि सजीव और निर्जीव होते हैं, तो सजीव क्या है? जैसे कि सजीव, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप किसी को छू सकते हो, आप कुछ महसूस करते हो, तो आप क्या हो? सजीव हो। और निर्जीव क्या है? जो कुछ महसूस नहीं कर सकता है, जिसे हम कितना भी मार ले उसको कुछ नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से हम सजीव उसको निर्जीव कह सकते हैं। यानी कि सजीव, अगर हम निर्जीव को मारते हैं, मान लो हमने हमारे पास चेयर वगैरह रखी है, उसको मारेंगे तो उसको कुछ होगा क्या? लेकिन वहीं चेयर से आपको कोई मारेगा तो आपको यहाँ पर चोट लग सकती है। तो सजीव और निर्जीव में मैं आपको बता दूं यही डिफरेंस है। और बाकी आगे पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव क्या है। जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, सविनिमयकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कि सजीव वह जीव है जो
स्वप्रतिकृति यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। विकासशील यानी कि विकास करते हैं, परदति पर पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करते हैं। सविनयकारी यानी कि स्वयं के ऊपर निर्भर रहते हैं। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र यानी कि उनका जो शरीर होता है वो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होता है, यानी कि वह गर्मी ठंड आदि सभी को महसूस कर सकते हैं। जो कि भाई उद्दीपन हो यानी कि गर्मी सर्दी में हम किस प्रकार से अपने वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को हम ढाल लेते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सजीव क्या हुआ, आपको ये छोटा सा सजीव और निर्जीव में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम जीवधारियों के लक्षण, यानी कि जीवधारियों के लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो जीवधारियों के जो प्रमुख विशिष्ट लक्षण है और विशिष्ट लक्षण निर्जीव सजीव में अंतर के द्वारा हम स्पष्ट करते जाएंगे। तो हम इसमें टोटल 5 लक्षण पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। 5 लक्षण। पहला लक्षण है हमारा जीवधारियों के लक्षण में वृद्धि यानी कि ग्रोथ किस प्रकार से, आकार में बढ़ना, यानी कि हमारा जब छोटे होते थे धीरे धीरे हम छोटे से, जैसे हम छोटे बच्चे होते धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, है ना। तो ये आकार में वृद्धि हो गई। संख्या में बढ़ना, अब हमारे परिवार में कभी 2 मेंबर रहे थे, है ना, जैसे मम्मी पापा, फिर हम आए, फिर हमारा भाई आया, हमारी बहन आई, इस प्रकार से संख्या में भी वृद्धि हुई है। भार में वृद्धि, फिर हमने भी तो ग्रोथ करी, हम हमारे भी भार में, यानी कि हम छोटे थे बड़े हुए, आकार में तो वृद्धि हुई, साथ में भार में भी वजन भी बढ़ा हमारा। तो इस प्रकार से भार में भी वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या निर्जीव वृद्धि करते हैं? निर्जीव वृद्धि करते हैं क्या, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर। तो आप देखोगे कि चेयर कभी नहीं बढ़ती है वगैरह वगैरह, और देखते हैं हम भूख वगैरह हमारी होती है कभी नहीं बढ़ती है, हमको और नहीं लानी पड़ती है ना। इस प्रकार से अगर हम सोचे, हम राजस्थान तरफ चले जाएं, वहाँ पर रेत के टीले होते हैं ना, जब आंधी तूफान चलते तो वो रेत क्या होती है, इकट्ठी होकर क्या कर लेती है, अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, यानी आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, आकार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आसपास से इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है, वृद्धि हो जाती है उनकी। तो यहाँ पर हम कहें तो रेत यानी कि रेत के टीले में वृद्धि होती है, यानी कि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। पर्वत होते हैं वो भी अपने आसपास से नदियों के बहाव से, है ना, नदी का उदाहरण ले तो उसमें क्या होता है, जो रेत होती है इकट्ठी हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है वहाँ पर उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि पर्वत के आसपास भी कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर वगैरह बहकर आते हैं, इस प्रकार से पहाड़ के आसपास जमा हो जाते हैं, तो पहाड़ के भी आकार में वृद्धि होती है। तो जो वृद्धि है वो क्या है, एक लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, सिर्फ जीवों में नहीं पाया जाता है। ये विशिष्ट लक्षण क्या है, जो सिर्फ सजीवों में पाया जाए उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। जो निर्जीव में नहीं पाया जाता है या निर्जीवों में पाया जाए तो वो विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जो सजीवों में पाया जाता है केवल उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हम आगे पढ़ेंगे, विशिष्ट लक्षण, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। जनन क्या होता है, जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रजनन, जो जनन होता है ना, अपने समान संतान उत्पन्न करना। जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। लैंगिक जनन जिसे बोल सकते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जिसे बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जनन का सिर्फ ये अपने समान संतान उत्पन्न करना यही होता है, यहाँ पर अपने समान संतान उत्पन्न करना, जनन का मतलब यही होता है। जैसे कि लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, 2 विपरीत जनन की, या बोले तो जनक की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है ना। जो लैंगिक जनन होता है, पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुकोशिकी जीव में होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो काय में होता है, बहुकोशिकी जीव में होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है उनमें ये वाला जनन होता है। और यहाँ पर लैंगिक जनक के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि माता और पिता का होना आवश्यक है। यहाँ पर नर और मादा, यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो वो एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे जाइगोट कोशिका कहते हैं। इससे नई संतान उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन एक ही जनक पाया जाता है इसमें, या एक ही जनक की आवश्यकता होती है इसमें अलैंगिक जनन में। यानी कि अमीबा, जो अमीबा होता है ना, वो क्या होता है, अमीबा होता है कुछ, यानी कि गोल आकार, उसका थोड़ा सर्कल वगैरह ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसके 2 विभाजन हो जाते हैं। मान लो ये अमीबा है ना, ये अमीबा है, तो इसमें क्या है, इसका जनन कैसे होता है, आपस में ही हो जाता है इसमें, यानी कि विभाजन हो जाता है, यानी कि 2 नए अमीबा बन जाते हैं, यानी कि एक कोशिकी जीव में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो ये आपको याद रखना है।
इसमें क्या हो जाता है, अमीबा का विभाजन हो जाता है 2 भागों में, तो यहाँ पर अलैंगिक जनन रहता है। सजीव जिनमें जनन नहीं पाया जाता है, ऐसे सजीव जिनमें जनन नहीं पाया जाता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से, क्या ये विशिष्ट है, क्या जनन जो विशिष्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि सजीव ऐसे हैं जिनमें जनन नहीं पाया जाता है। खच्चर, खच्चर यानी कि खच्चर जो होता है उसमें जनन नहीं पाया जाता है। मैं आपको बता दूं खच्चर क्या होता है, खच्चर किस प्रकार से जनन करते हैं। हाँ, खच्चर, इसमें क्या होता है, खच्चर में नर तथा डंकी, नर यानी कि नर डंकी तथा मादा हॉर्स दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, जिससे खच्चर उत्पन्न होता है ना। जनन नहीं कर सकते हैं क्योंकि, यानी कि खच्चर जो होते हैं वो जनन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, नर यानी कि जो डंकी होता है, गधा होता है, उसका हॉर्स के साथ प्लस करवाया जाता है, जिससे खच्चर संतान उत्पन्न होती है। अगर इसी प्रकार से नर हॉर्स और मादा डंकी का अगर यहाँ पर निषेचन करवाया जाएगा तो हिन्नी, हिन्नी जो कि यह भी एक क्या है, ये भी जनन प्रजनन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से, और यह क्यों नहीं कर सकते जनन, ये बड़ा क्वेश्चन है, जो कि जनन क्यों नहीं कर सकते, इनमें ऐसी क्या विशेषता है कि ये जनन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि जब इसका जनन करवाया जाता है तो इनमें क्या होता है, क्रॉस करवाया जाता है इनमें, तो क्या होता है 63 कोशिकाएं, कुछ ऐसी कोशिकाएं बनती है। हाँ, ये रहता है। मैं बता देता हूँ आपको, खच्चर और हिन्नी के युग्मकों का निर्माण क्यों नहीं होता, इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि युग्मक जो होते हैं ना, आप पता ही होगा, जैसे कि नर तथा मादाएं होती है, तो नर मनुष्य में, अगर मनुष्य की बात करें तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है, नर और मादा दोनों में होती है ना। इस प्रकार से जब इनका क्रॉस होता है तो यहाँ पर 23 तथा 23 यानी कि यहाँ पर स्पर्म तथा ओवम ये दोनों मिलकर 46 यानी कि नई संतान उत्पन्न करती है। इस प्रकार से डंकी के जो स्पर्म, जो डंकी में जो यहाँ पर जो पाए जाते हैं, यहाँ बोलते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम, वो होते हैं डंकी के 62, इसी प्रकार से हॉर्स में होते हैं 64। तो यहाँ पर इनका जब निषेचन करवाया जाता है, यानी कि इनको क्रॉस करवाया जाता है, तो 31 तथा 32, 31 तथा 32 इस प्रकार से अगर इनको मिलाया जाता है तो ये कितने हो जाते हैं, 31 आधे आधे होते हैं ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना मनुष्य में, इस प्रकार से संतान उत्पन्न होती है। तो 31 और 32 यहाँ पर 63 क्या हो जाता है, यहाँ पर 63 आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन इधर है ना, जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस प्रकार से यहाँ पर 63 जो होते हैं क्रोमोसोम बनते हैं। तो 63 तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है फिर उनमें, इसलिए वो निषेचन नहीं कर सकते, या बोले तो युग्मक नहीं बना सकते। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं जनन। आपको समझ में आ गया होगा सब जन्म। अब कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए। अमीबा व कवक आदि में विखंडन द्वारा जनन होता है। जो अमीबा होता है वह कवक होता है, इनमें क्या होता है, विखंडन द्वारा जनन होता है। ईस्ट हाइड्रा आदि में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट वो हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसी प्रकार से प्लेनेरिया में पूर्ण उद्भवन द्वारा जनन होता है। तो ये यहाँ पर 3 बातें आपको याद रखनी है, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो। अब पढ़ लेते हैं हम जनन। दूसरा हो गया था हमारा, यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया हमारा। अब तीसरा पढ़ेंगे हम मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय। उपापचय क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचय क्रिया क्या है। नंबर 3 सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जो है ना उपापचय क्रिया सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यानी हमने अब पहला यहाँ पर विशिष्ट लक्षण ढूंढ लिया है जिसका नाम है उपापचय। अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर वृद्धि पढ़ा है जो कि दोनों में होता है, सजीव निर्जीव जनन भी दोनों में होता है ना। तो अभी विशिष्ट लक्षण जो आया है वो क्या आया है, उपापचय। सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, हमारे शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया उपापचय क्रिया है। हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी क्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो उपापचय क्रिया है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती है। उपापचय क्रिया क्या होती है, सजीवों का जो विशिष्ट लक्षण है जैव रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारे अंदर अभिक्रियाएं होती है, अंदर शरीर के अंदर कोशिकाओं में जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब उपापचय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, यानी कि एक तो होती है उपचय, एक होती है अपचय। उपचय में क्या होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म। उपचय में होता है निर्माण कार्य, इसमें निर्माण होता है, क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। अपचय यानी कि विघटनात्मक
अभिक्रिया यानी कि कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर विखंडन होता है। यानी कि बोले तो हम समझने की कोशिश करें तो उपापचय क्रियाओं में क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है उपचय, एक होता है अपचय। उपचय में होता है यहाँ पर 1 1 2 हो जाता है, इसी प्रकार से अपचय में क्या हो जाता है 1 2 जो होता है वो वापस 1 1 हो जाता है, यानी कि विखंडन हो जाता है उसका, यानी कि एक एक मिलकर 2 हो जाता है और इधर वापस 2 जो होता है वो एक एक हो जाता है, इस प्रकार से विभाजन हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम चौथा पॉइंट जिसे बोलते हैं हम संवेदनशीलता तथा अनुकूलता या अनुकूलता, है ना। तो संवेदनशीलता तथा अनुकूलता क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सजीवों का विशिष्ट लक्षण है ये जो संवेदनशीलता तथा अनुकूलनता जो है, ये क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, जिसे बोल सकते हैं सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। एंड एडोप्टेबिलिटी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनुकूलता को, है ना। संवेदनशीलता क्या है, बाहरी वातावरण में परिवर्तन, बाहरी जो बाहर का वातावरण है ना, हमारा वातावरण, वायुमंडल में जो गैसें वगैरह ये सब वातावरण है, अनुभव करना, यानी कि वातावरण में जो अनुभव होता है उसमें परिवर्तन आता है जिसे हम अनुभव करते हैं, इसे क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे कि अचानक आप बैठे हुए हो और एसी चालू कर दिया जाए तो आपको ठंड लगेगी, है ना। अचानक से पंखा चला दिया जाए तो आपको हवा लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको शरीर आपका महसूस करेगा, यानी कि संवेदनशीलता, ये क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता होती है। अगर मैं बोलूँ तो आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, आप बैठे हैं, अचानक से आकर आपको कोई पिन चुभो देगा, तो ये क्या है, हमारे शरीर को पता चल रहा है, यानी कि ये क्या है, संवेदनशीलता है। अगर मैं अनुकूलन या अनुकूलनता की बात करूँ तो यहाँ पर क्या, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करके जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं तो उसे हम परिवर्तन, जो हमें उस परिवर्तन से बचाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब आप रात्रि में बैठे हुए अचानक से आपको कोई डरा देता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, यानी कि रोंगटे मतलब ये रोम होते हैं ना, रोम, इनको रोंगटे बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको संवेदना, यानी कि संवेदना को आपने ग्रहण कर लिया है और आपके जो रोम थे वो खड़े हो गए हैं ना। तो यहाँ क्या है, ये अनुकूलन है, यानी कि उस डरने के कारण हमारे जो रोम खड़े हुए हैं इसी को हम बोलेंगे अनुकूलनता। या बोले तो हम गर्मी में, हमारे मौसम जब हमको गर्मी लगती है तो हमको बहुत सारा पसीना आता है, क्या होता है, बहुत सारा पसीना आता है। वो पसीना क्यों आता है आपको पता भी है, क्योंकि जब हवा चले तो वो लगती है हवा उस पसीने को, तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है, इस कारण से आता है। ना कि इसके कि गर्मी के कारण पसीना आ रहा है, तो पसीना क्या, हवा लगती है ना, तो शरीर में ठंडा, यानी कि जो तापमान है शरीर का वो मेंटेन रह सकता है, इस प्रकार के लिए, यानी कि शरीर का तापमान कम ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये अनुकूलन होता है। हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। संवेदनशीलता और अनुकूलता खत्म हो गया। अब जीवन चक्र पढ़ेंगे हम। जीवन चक्र क्या है, जीवन चक्र सभी में, स्त्री में जीवन चक्र जो है सब जीवन चक्र है ना। यानी कि जन्म होता है, ये विशिष्ट लक्षण है जो कि जीवों में पाया जाता है ना। जन्म, उसके बाद में हम जवान होते हैं यानी कि वयस्क बन जाते हैं, फिर हम जनन करते हैं यानी कि हमारे समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। बस यही हमारी लाइफ है इतनी बड़ी, जिसको हम बोलते हैं जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल। तो आपसे पूछे लाइफ साइकिल क्या है, तो आप जवाब देंगे हमारा जन्म होता है, फिर हम जवान हो जाते हैं, उसके बाद में हम हमारे समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं और वृद्धावस्था में चले जाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। यही हमारा जीवन चक्र है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो आप ध्यान से सुनिएगा, सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, जो कि ये चक्र बताया यही है ना। उसका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं, कुछ समय पश्चात वे वृद्धावस्था में चले जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती है, इस क्रम से विभिन्न सारी क्रियाएं होती है जिसे जीवन चक्र कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम जीवन चक्र कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर टॉपिक, यानी कि जो पढ़े उसके बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। यानी कि हमने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा है, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखाओं पर बारे में पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। उसके बाद में सजीव क्या है इसके बारे में पढ़ा हमने, जीवधारियों के लक्षण जो कि हम पढ़े, टोटल 5 लक्षण पढ़ लिए अभी तक हमने। ग्रोथ पढ़ा यानी कि वृद्धि के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा जनन के बारे में, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा है। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता के बारे में पढ़ा है, सेंसिटिविटी एंड
एडोबिलिटी के बारे में पढ़ा हमने, जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है हमने, जीव द्रव्य ये कल पढ़ने वाले हैं हम, जीव द्रव्य के यानी कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बारे में कल से शुरू करेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तथा बाकी की जो कोशिका संरचना, गति, श्वसन आदि 5 टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए बता सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको वहाँ पर नोट्स अपलोड कर सकूँ और नोट्स दे सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।